हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था नवरत्नास। देखो नवरत्नास में इतना सा ध्यान रखना है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बहुत अच्छा कर रही थी, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बहुत अच्छा कर रही थी, गवर्नमेंट ने बोला हम उन्हें प्राइवेटाइज नहीं करेंगे और उनको ऊपर एक टाइटल, एक उपाधि उनके ऊपर बिस्टो कर दी मतलब उन्हें प्रदान कर दी, उन्हें एक उपाधि दे दी। ऐसे नहीं कहो हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता ऐसा हो, वो होता ना उपाधि देना, और ये तो नेता आदमी है, वैसी उसको उपाधि दे दी, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। कौन सी पीएसयू उसको, जो बहुत अच्छा कर रही थी। और ये कॉन्सेप्ट राजा विक्रमादित्य थे उनकी कोर्ट में से, मतलब उन्होंने क्या करा था, जो राजा थे किंग विक्रमादित्य, उनकी दरबार में जो बढ़िया बढ़िया लोग थे उनको उन्होंने बोला यार ये तो मेरे नवरत्न है। नव माने 9, रत्न माने जूल्स, तो 9 जूल्स, बोले मेरे 9 उभरते हुए सितारे हैं, जगमगाते हुए सितारे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट। तो वही कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, किसके लिए, पीएसयूज के लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, सबसे पहले बोलो, सबसे पहले बोलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ 9 जूल्स is derived from is derived from court of is derived from court of king विक्रमादित्य। ठीक है, फिर आप बोलोगे गवर्नमेंट bestowed the title of the government bestowed the title of महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, मिनी रत्ना on PSUs on the basis of their performance, and it was decided that and it was decided that and it was decided that these will not be and it was decided that these will not be privatized। ये डिसाइड किया गया था कि इनको प्राइवेटाइज किया नहीं जाएगा, एंड व्हाट इट वाज डिसाइडेड दैट दीज विल नॉट बी प्राइवेटाइज्ड। फिर आप एग्जाम्पल लिखाओ सबके, जैसे एक एग्जाम्पल अपने को लिखना है, एक एग्जाम्पल अपने को लिखना है महारत्ना का। महारत्ना में लिख दो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक एग्जाम्पल अपन लिख दो नवरत्ना का, नवरत्ना में लिखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और एक एग्जाम्पल अपन लिख दो मिनी रत्ना के, तो मिनी रत्ना में एक तो लिखो भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, एक लिखो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बोलो आया। तो नवरत्ना के कॉन्सेप्ट पे भी अगर 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट लिखने आता है तो ये कुछ कुछ बातें भी अगर आप लिखकर आते हो, ये कुछ कुछ बातें भी अगर लिखकर आते हो तो आपका काम बन सकता है। बोलो आया। यहां पर आकर प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपना खत्म होता है। किसका, प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपना खत्म होता है। चले आगे, चले आगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया, सब कुछ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आता है, अगला कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबलाइजेशन का। अगला कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबलाइजेशन का। अगला कॉन्सेप्ट किसका आता है, ग्लोबलाइजेशन। आपसे कोई पूछे ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब है वेरियस कंट्रीज के बीच में, वेरियस कंट्रीज के बीच में कैपिटल का, गुड्स का फ्री फ्लो होना चाहिए। वेरियस कंट्रीज के बीच में किसका, कैपिटल का फ्री फ्लो, कैपिटल का फ्री फ्लो हो, गुड्स का फ्री फ्लो हो,
टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस का एकदम आसानी से हो पाए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई ट्रेड बैरियर नहीं हो, कोई कोटा रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कोई टैरिफ रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, मतलब सभी इकोनॉमीज में फ्री ट्रेड अगर हो पा रहा है तो दैट इज बेसिकली ग्लोबलाइजेशन। लेकिन अब डेफिनेशन वाइज कैसे बोलोगे? इट इज अ प्रोसेस, ये डेफिनेशन तो भैया ऐसे ही लर्न होगी। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस of increasing, it is a process of increasing openness, growing economic, growing economic interdependence, and deepening and deepening economic and deepening economic integration and deepening economic integration in the world economy। बोलो आया कि नहीं आया? अब बोलो it implies free flow of, it implies free flow of goods, services, capital, technology between various countries। बोलिए आया कि नहीं है? ये होता है बेटा ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। समझ में आता है? अब पेपर में पूछेगा इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटेजीज क्या लगाई। क्या पूछेगा? इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज क्या लगाई। तो क्या पूछेगा पेपर में? पॉलिसी स्ट्रेटेजीज, पॉलिसी स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, पॉलिसी स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, पॉलिसी स्ट्रेटेजीज promoting globalization in Indian economy, increase in equity limit, increase in equity limit of foreign investment, increase in equity limit of foreign investment। तो देखो सबसे पहले आप ये याद रखो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में पहले 40% तक ही अलाउड होती थी, वो अलग अलग इंडस्ट्री के वाइज गवर्नमेंट ने 51% से इवन 100% तक जाके भी क्या करी? इंक्रीज करी। तो आप बोलोगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट was increased from 40% to 51 से 100% इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इससे क्या होगा? हमारे देश में फॉरेन कैपिटल आएगी, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हो पाएगा। दूसरा, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी को देखो ज्यादा टेक्निकल नहीं बना के एक इजी वे में समझो। सर दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हमने मैक्रो में पढ़े हैं, और एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस असेट्स एंड लायबिलिटीज अफेक्ट कर रहे हैं इन रिलेशन टू ROW होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जैसे असेट परचेज करना, लोन लेना, ये सब। और जो ट्रांजैक्शन से असेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहे वो होते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जैसे गिफ्ट देना, डोनेशन देना, फॉरेन ट्रेवल करना, बाहर पढ़ाई करने जाना, मेडिकल के लिए जाना, ये सब। तो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब ये था कि हमारी कंट्री में पहले तो फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन करना ही अलाउड नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन करना ही अलाउड नहीं था। अब पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, लेकिन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर लेना। जैसे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस कर सकते हो, करंट अकाउंट है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कर सकते हो, करंट अकाउंट है। फैमिली के खर्चे के लिए बाहर पैसा भेज सकते हो, करंट अकाउंट है। ट्रेवल के लिए बाहर पैसा भेज सकते हो, करंट अकाउंट है। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब है बताओ? इट मीन्स foreign exchange transactions,
It means foreign exchange transactions. It means foreign exchange transactions were allowed for limited purpose of for limited purpose of current account transactions, for limited purpose of current account transactions, like import and export, import and export, payment of payment of interest and dividend, payment of interest and dividend, payment of payment of family expenses, payment of family expenses, एटसेट्रा। ये हो गया पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। बोलो आया दूसरा। अब तीसरा पॉइंट आता है, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट जो अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज होती थी वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करती थी। गवर्नमेंट अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करती थी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक लॉन्ग पीरियड के लिए बनाती है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक लॉन्ग पीरियड के लिए बनाती है, विच इज नियरली 5 टर्म्स। तो इससे इकोनॉमी में क्या रहती है, स्टेबिलिटी रहती है। तो आप क्या बोलोगे, लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी, लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी फॉर नियरली 5 years, long term foreign policy for nearly 5 years। एक ये तो था, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। गवर्नमेंट ने क्या हटा दिए, टैरिफ्स हटा दिए, कम कर दिए। इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम कर दी। और एक हमने ऊपर भी पढ़ा, गवर्नमेंट ने क्या हटा दिए, कोटा रिस्ट्रिक्शंस। क्या हटा दिए, विड्रॉल ऑफ कोटा रिस्ट्रिक्शंस। कोटा में क्या होता था, पहले क्वांटिटी वाइज लिमिट होती थी। कोटा में क्या होता था, पहले एक क्वांटिटी वाइज लिमिट होती थी कि आप इससे ज्यादा गुड्स क्या नहीं करोगे, आप इससे ज्यादा गुड्स क्या नहीं करोगे, इंपोर्ट नहीं करोगे। अब गवर्नमेंट ने वो कोटा रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। तो कोटा रिस्ट्रिक्शन हट गए, टैरिफ कम हो गए, लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी आने लग गई फॉर नियरली 5 years, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी हो गया, और इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। बोलो आया कि नहीं आया। देखो इसमें एक चीज याद रखना, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक से। पेपर में या तो पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन या एक्सप्लेन टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। देखो टैरिफ बैरियर्स का मतलब तो होता है गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाना। टैरिफ बैरियर मींस, बोलो टैरिफ बैरियर मींस, बैरियर, टैरिफ बैरियर मींस बैरियर ऑन इंपोर्ट थ्रू, बैरियर ऑन इंपोर्ट थ्रू इंपोर्ट ड्यूटी। और नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या बोलोगे, इट मींस कोटा रिस्ट्रिक्शंस, it means quota restrictions, that is imposing that is imposing quantitative restrictions, that is imposing quantitative restrictions on the imports। बोलो आया। ये पेपर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, अब पढ़ लेना प्लीज अच्छे से। बोलिए आता है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आकर बच्चों मेरी तरफ से खत्म होते हैं पॉलिसी स्ट्रेटेजीज। अब इसी का एक और एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है आउटसोर्सिंग। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। भयंकर तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्या, आउटसोर्सिंग। इधर देखना, आउटसोर्सिंग में क्या बता रहा हूं।
चलो आगे चलते हैं। अरे बात नहीं करो प्लीज, आगे चलते हैं। फटाफट आओ बेटा, फटाफट आओ। चलो 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 फटाफट आओ, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बोर्ड के ऊपर फोकस करना। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बोर्ड के ऊपर फोकस करना। फोकस करोगे तो शायद आ सकता है, नहीं फोकस करोगे तो नहीं भी आ सकता है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम्स के लिए। और कौन सा टॉपिक बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि जो काम हम अपने देश में करवा सकते हैं, वही काम हम अपने देश में नहीं करवा के किसी और देश में करवा रहे हैं, क्योंकि वो देश में काम सस्ता हो रहा है। जैसे यूएसए वाले लोग हैं, उनके देश में कोई काम हो रहा है, लेकिन वो काम वो अपने देश में नहीं करा के इंडिया से करा रहे हैं। वो काम वो अपने देश में नहीं करा के कहां से करा रहे हैं? इंडिया से करा रहे हैं। इंडिया से क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इंडिया में वो काम उनके देश के कंपैरिजन में सस्ता हो रहा है। ये होता है बेटा आउटसोर्सिंग। तो बेसिकली आपसे कोई पूछे आउटसोर्सिंग क्या है, आपसे कोई पूछे आउटसोर्सिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे आउटसोर्सिंग का मतलब? इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू सिस्टम ऑफ hiring business services. It refers to system of hiring business services from the outside world. It refers to system of hiring business services from outside world, like call centers, clinical advice, etc. ठीक है, फिर अपने को समझना है कि इंडिया ग्लोबल हब बन गया है ऑफ आउटसोर्सिंग। उसके रीजन क्या है? तो आप बोलोगे इंडिया हैज बिकम, हम लोग भी बाहर आउटसोर्सिंग में कराने जा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जाते। हमारे देश में पहले ही सस्ता, हम क्यों जाएंगे आउटसोर्सिंग करने? ठीक है। इंडिया है, इंडिया इज इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्जिंग ग्लोबल हब, इंडिया इज इमर्जिंग ग्लोबल हब ऑफ आउटसोर्सिंग ड्यू टू two reasons: availability of availability of cheap labor in India, और दूसरा रीजन revolutionary growth of IT industry, revolutionary growth of IT industry in India। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में? फटाफट बोलिए बेटा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो यहां पे आके ग्लोबलाइजेशन भी खत्म होता है। ठीक है, अब एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है उसमें, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने क्लास में पढ़ा रखा है। अगर आपको डिटेल में बुक में रेफर करना है तो वहां से पढ़ना। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दो तीन बातें मेन आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए? क्या क्या? एक तो वो कब स्टेब्लिश हुई, एक उसके स्टेब्लिश होने का ऑब्जेक्टिव। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, more popularly known as WTO, World Trade Organization, more popularly known as WTO। अब सबसे पहले तो बोलोगे WTO was set up in year 1st January 1995। ठीक है, अंडर माराकेश अग्रीमेंट, अंडर माराकेश अग्रीमेंट, जिसको इनिशियली साइन किया, साइंड बाय 123 कंट्रीज। ठीक है, और फिर ये याद रखना है, इट रिप्लेस्ड GATT। GATT का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये MCQ के लिए याद होना चाहिए। किसके लिए? MCQ के लिए। और WTO का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? WTO इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट WTO is expected to promote free trade
free trade by eliminating tariffs, by eliminating tariffs and non-tariff barriers, by eliminating tariff and non-tariff barriers between member countries. बताइए, आया नहीं आया समझ में? बोलिए यस और नो। सबको क्लियर है? अरे सबको क्लियर है। आप इतना करिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आगे का पॉइंट करिए, वरना मत करिए। समझ में आती है बात? पहले पूरा चैप्टर अच्छे से करिए, लास्ट में WTO करिए। देखिए ये 3 चीजें तो मेरे को पता है MCQ में पूछी जाती हैं, तो ये तो आपको आनी है। और कल की भी रिवीजन क्लासेस में जो जो चीजें MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। और MCQ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेट्स एंड ईयर्स, क्योंकि बाकी चीजें तो क्या अगर अपन नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन पढ़ के समझ के लिख सकते हो, पर ईयर वगैरह तो पढ़ के जाओगे तो ही कर पाओगे, वरना कैसे करोगे? वहां ईयर में थोड़ी तुक्का मार सकते हो, वो तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता है। चलो अब सर गुड इफेक्ट आने चाहिए ओवरऑल ऑफ LPG। लर्न इन योर ओन लैंग्वेज, ज्यादा माथा पच्ची मत करना। लर्न इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कराना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादा नहीं परेशान होना। लर्न इन योर ओन लैंग्वेज, मैंने ऑलरेडी नोट्स में आपको ये लिखाया हुआ भी है ओन लैंग्वेज में। अभी मैं आपको हेड्स में बता रहा हूं, किसी को भी नोट्स चाहिए हो ग्रुप में शेयर करवा दूंगा मैं, पहले के रिटर्न, नहीं तो बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप बोलोगे गुड इफेक्ट, इट लेड टू क्रिएशन ऑफ वाइब्रेंट इकोनॉमी। सर वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जिसमें GDP की ग्रोथ अच्छी हो रही है। जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया में एवरेज GDP की ग्रोथ रेट 8.2% रही 2007 से 2012 के बीच में। दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, तो आप बोलोगे स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या बहुत ज्यादा बढ़ गया? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारी IT इंडस्ट्री क्या हो गई? वर्ल्ड फेमस हो गई। सबसे ज्यादा जो हमारा रेवोल्यूशन आया वो कौन सी इंडस्ट्री में आया? IT इंडस्ट्री में आया। सबसे मेन रीजन ही आपको ये लिखना है। पहले हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था, लेकिन चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट हुआ। फिस्कल डेफिसिट कैसे कम हुआ? हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो जो फिस्कल डेफिसिट पहले GDP का 8.5% हुआ करता था वो रिड्यूस होकर सिर्फ GDP का 3.5% रह गया। इंक्रीज हो गए इन फॉरेक्स रिजर्व्स, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े, वो तो बढ़ने ही थे। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेक्स रिजर्व्स तो बढ़ेंगे ही। ठीक है, एक आप बोलोगे इन्फ्लेशन की रेट कम हुई। किसकी रेट कम हुई? इन्फ्लेशन की रेट कम हुई। इसमें पहला फोकस हेडिंग करने पे रखना, दूसरा फोकस अंदर का कंटेंट लर्न करने में करना। पहले ही बोल रहा हूं, आप बोलोगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो पहले 6 से 9% के बीच में रहती थी, इट वॉज रिड्यूस टू अराउंड 4%। नहीं तो बुक का एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो 4.1 से 4.4%, लेकिन इतना एग्जैक्ट नहीं भी लर्न हो तो 4% भी लिख के आओगे तो चलेगा। कंज्यूमर सोवरेनिटी प्रमोट हुई। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया ही था। एक हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो क्यों बढ़ा? ऊपर से याद करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी। जो पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट 40% थी वो 51% से 100% हो गई। ठीक है, तो अपने रीजन लिख सकते हो, ये नहीं है कि जो बुक के अंदर है उसी के ऊपर कूदना है। तो क्या हुआ? फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। इट इंक्रीज फ्लो ऑफ फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन मिली एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। बोले यार ये तो इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, बोले यार ये तो बहुत तोड़ू देश है, ये तो मचा देगा, ऐसी हमारी इमेज बन गई। आज मोदी जी ने भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आप क्या बोलोगे? रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर।
ठीक है, ये भी कुछ कुछ बातें आप याद कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट, हमारी इंडस्ट्रीज में, कई सारी इंडस्ट्रीज में पहले मोनोपोली हुआ करती थी, अब हम शिफ्ट कर गए फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो एक और बात याद रखो कि शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट, शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। हेडिंग पे फोकस करो। अब ये एक ऐसा टॉपिक है, अंदर से रीड कर लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर से रीड कर लोगे और ऊपर का लर्न कर लोगे। अंदर का रीड कर लो, ऊपर का लर्न कर लो। इसके बीच बीच में जो डेटा आएगा इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ज्यादा उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब बैड इफेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बैड इफेक्ट पहले वाला है। सबसे पहला तो आप बोलोगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नेग्लेक्ट हो गया। उससे रिलेटेड 4 फैक्टर याद रखोगे। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉल इन इन्वेस्टमेंट हो गया। गवर्नमेंट जितना पब्लिक इन्वेस्टमेंट पहले एग्रीकल्चर में हो रहा था अब होना बंद हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट ने कई सारे आइटम्स में विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज कर लिया। विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज होने से जो पुअर और मार्जिनल फार्मर है, इट वॉज एडवर्सली अफेक्टेड। एक गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी। तो इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने से क्या हुआ, कई सारे एग्रीकल्चरल गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में इंपोर्ट होकर आने पड़ गए। तो इंडिया की इंडस्ट्रीज को बाहर की इंडस्ट्री से कंपीट करना पड़ा। और एक प्रॉब्लम हो गया, शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न। शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न में क्या याद रखोगे सर, पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी, अब फार्मर्स ग्रो करने लग गए कैश क्रॉप्स, कमर्शियल फार्मिंग होने लग गई। कमर्शियल फार्मिंग होने लग गई मतलब फार्मर अपना मार्केटेबल सरप्लस मार्केट में बेचने लग गया। अब मार्केटेबल सरप्लस मार्केट में बेचने में क्या प्रॉब्लम है कि भाई मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। तो आप सबसे मेन चीज ये बोलोगे, ड्यू टू शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न फार्मर्स वर एक्सपोज टू मार्केट अनसर्टेनिटी। बोलो आया। अच्छा, दूसरा सर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में स्लो डाउन कैसे हुआ ये समझो। सर, एक्चुअल में जो रेवोल्यूशनरी ग्रोथ आई वो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में आई। जो रेवोल्यूशनरी ग्रोथ आई वो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में आई। बाकी इंडस्ट्रीज में क्या हुआ प्रॉब्लम, फॉरेन कंट्रीज से चीपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में इंपोर्ट होने लग गए, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई थी ना। तो चीपर इंपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होने से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंटरनेशनल गुड से कंपीट नहीं हो पाई। तो जितनी ग्रोथ या जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी कंट्री में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तीसरा रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में एक ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, जॉबलेस ग्रोथ। हमारी कंट्री का पूरा ग्रोथ प्रोसेस मल्टीनेशनल कंपनीज ने हाईजैक कर लिया था। तो क्योंकि हमारी कंट्री का ग्रोथ प्रोसेस किसने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने हाईजैक कर लिया था, तो क्योंकि ग्रोथ प्रोसेस वाज हाईजैक्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, तो इससे प्रॉब्लम ही हो गई कि वो लेबर इंटेंसिव की जगह कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते थे। तो जीडीपी तो ग्रो हुई पर जितनी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, व्हिच क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। और लास्ट, डिसइन्वेस्टमेंट से एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हुई। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको एज अ क्विक फिक्स सोल्यूशन यूज करा टू
करेक्ट द सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट करने के पीछे रीजन ये था, डिसइन्वेस्टमेंट करने के पीछे रीजन ये था कि भाई जो लॉस मेकिंग पीएसयूज है उनको बेच देंगे, पर ऐसा तो किया नहीं, जो अच्छी अच्छी पीएसयूज थी उनको सल्टा दिया। क्यों? फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए। और दूसरा, पीएसयूज को अंडर वैल्यू किया और जो महंगी पीएसयू भी थी उसको सस्ते दामों में बेच दिया। तो डिसइन्वेस्टमेंट वाज यूज्ड एज क्विक फिक्स सॉल्यूशन टू फिस्कल डेफिसिट। ये 4 मेन बैड इफेक्ट्स हैं जो आप ध्यान रख लो तो भी आपका काम बन सकता है। फिर भी 2 पॉइंट और इस रिगार्ड में मैं आपको बताता हूं। एक पॉइंट तो आपको याद रखना है कि क्या हुआ, जो फिस्कल पॉलिसी थी उसमें गवर्नमेंट ने क्या करा। फिस्कल पॉलिसी होती है पॉलिसी ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स रिड्यूस करी ये सोच के कि टैक्स इवेजन कम होगा, लेकिन उससे डिजायर्ड बेनिफिट्स नहीं आए। उल्टा हुआ क्या, टैक्स रेट कम करने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया। जबकि गवर्नमेंट तो सोच रही थी कि अगर हम टैक्स रेट कम कर देंगे तो टैक्स की चोरी रुकेगी और उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, पर वो बढ़ा नहीं बल्कि कम हो गया। एक हुआ लॉप साइडेड ग्रोथ। लॉप साइडेड ग्रोथ होती है वन साइडेड ग्रोथ। जो भी मेजर डेवलपमेंट हुआ, जो भी मेजर डेवलपमेंट हुआ वो सेकेंडरी या टर्जरी सेक्टर में हुआ। एक तो प्राइमरी सेक्टर इग्नोर हो गया। और प्रॉब्लम क्या है कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है विलेजेस में, रूरल एरिया में। तो जब प्राइमरी सेक्टर नेग्लेक्ट हुआ, एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हुआ, तो रूरल एरिया नेग्लेक्ट हो गया। तो वन साइडेड ग्रोथ आई। अर्बन एरियाज तो डेवलप हुए पर रूरल एरिया जितने डेवलप होने चाहिए थे डेवलप नहीं हुए। बोलो आया? अरे आया क्या? चलिए, ये भी कुछ आप डिसएडवांटेजेस अगर कर लो 6 पॉइंट तो भी बहुत है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आप बुक रेफर करोगे तो बुक के अंदर एक कॉन्सेप्ट जरूर आप अपने लेवल पे पढ़ के जाओगे, बहुत इजी सा है, लेकिन एक बार आप जरूर उस कॉन्सेप्ट को पेपर में पढ़ के जाओगे, विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि बाहर के लोग इंडिया में आकर डायरेक्टली बिजनेसेस एस्टेब्लिश करते हैं, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बाहर का बंदा आके सीधे बिजनेस खोलेगा, ब्रांच खोलेगा, फैक्ट्री लगाएगा। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में आप इंडियन कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद रखना है, एफडीआई वर्सेस एफआईआई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मोटा मोटी इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैंने इस पूरे समरी नोट के अंदर आपसे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, डन है क्या? चलो।